अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन के हम कॉजेज़ भी देखेंगे, सिम्टम्स भी देखेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। लेकिन ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाती है तो आज के सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि इसके जो कॉजेज़ हैं और इसकी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को हम तफसील से डिस्कस कर लें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। जो लोग ये वाली वीडियो देखेंगे वो उसका लिंक वहाँ से लेकर के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि पूरी तफसील उनकी समझ में आ सके कि डिप्रेशन क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हम जो बात करेंगे वो डिप्रेशन के हवाले से करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें कि अमूमन हमने कुछ अल्फाज सीख लिए हैं और हम उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जैसे कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। आज से अगर हम कोई 20-25 साल पहले देखें तो कोई भी स्ट्रेस और डिप्रेशन वगैरह को नहीं पहचानता था, कोई भी इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करता था। लेकिन आज के दौर में हमने डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन अल्फाज को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम इन कैफ़ियत को भी अपने अंदर फ़ील करने लगते हैं। सबको थोड़ी बहुत सिम्टम्स पता होती हैं लेकिन पूरी डिटेल नहीं पता होती। तो कोशिश ये करें कि इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में, यानी कि किसी को भी जज ना करें, ना ख़ुद को ना किसी दूसरे को। ये ना समझें कि अगर हम थोड़े से भी उदास हैं तो हम डिप्रेशन में हैं। अगर हमें डिप्रेशन की पूरी डेफिनेशन मालूम नहीं है और हम नहीं जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है, उसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उन अल्फाज को इस्तेमाल ना करें। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं कि मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इस चीज़ का फ़लाँ चीज़ का मैं बहुत टेंशन ले रही हूँ, इस बात की वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। तो इस तरह के अल्फाज जब हम उनके पूरे मायने और उनकी पूरी मतलब हम नहीं जानते हैं और हम उनको इस्तेमाल करने लगते हैं तो इसका हमारे माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी एनर्जी हमारे अंदर से रिलीज़ होती है वो उसी तरह की मज़ीद एनर्जीज़ को खींच कर लाती है। जो खला पैदा होता है उस एनर्जी के रिलीज़ होने से मज़ीद उसको फिल करने के लिए वही एनर्जीज़ वापस आती हैं। तो इन अल्फाज के ज़रिए हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिव थॉट्स इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें और पॉजिटिव जुमले इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी में खुशियों को हासिल करें, सुकून को हासिल करें, बजाय इसके कि हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करें, हमारी थॉट्स नेगेटिव हों, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो उससे हमें जिस हद तक मुमकिन हो बचने की कोशिश करना है। कोशिश हमें ये करनी है कि हम पहले ये समझ लें कि डिप्रेशन है क्या। हर छोटी सी सैडनेस डिप्रेशन नहीं होती। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम थोड़ी देर के लिए उदास हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम जो है वो एक फ़ीलिंग आ जाती है हमारे अंदर दुख की, गम की, सैडनेस की। तो वो हमेशा डिप्रेशन नहीं होती है। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझें कि डिप्रेशन क्या है। हम उसको देखते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी गम की कैफ़ियत है, एक ऐसी मुस्तकिल उदासी है जिसकी वजह से हमें हमारा जो ज़िंदगी के तमाम मामूलात हैं उससे हमारी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। यानी जो भी हमारे काम जो हम पहले किसी वक्त शौक़ से भी किया करते थे उन कामों में भी हम दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं और हमारा मूड ख़राब रहने लगता है। उदासी की एक कैफ़ियत हमारे ऊपर तारी हो जाती है और हम कोई भी काम जो हम शौक़ से किया करते थे उसमें भी हमारी दिलचस्पी जो है वो ख़त्म हो जाती है। किसी भी काम में इंटरेस्ट हमें फ़ील नहीं होता। हमें लगता है कि ज़िंदगी जो है वो बेमाना सी हो गई है और उसकी हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करता है। उसकी वजह से जो है वो हमारे माइंड का एक छोटा सा पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। जब भी हमारे हिप्पोकैम्पस के पास कोई नेगेटिव हमारी थॉट्स जाती हैं, नेगेटिव कोई थॉट्स क्रिएट होती है तो हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाता है और उसका काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन वो हार्मोन्स हैं जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे माइंड में जब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो इसका मैसेज हमारी पूरी बॉडी को पहुंचता है, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू।
एक एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करता है और फिर वो अगले न्यूरॉन को पहुंचाता है। इस तरह से जो डिप्रेशन की फीलिंग है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो डिप्रेस्ड हैं। उनके कंधे हमेशा झुके हुए होते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं। बैठते हैं तो उनके बैठने का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा होता है कि वो कुर्सी पे गिर से जाते हैं, सीधा होकर नहीं बैठते हैं। और मायूसी, उदासी की कैफ़ियत उनके चेहरे से, उनकी आँखों से नज़र आ रही होती है। उनका जो एक तरह से सफाई-सुथराई का वो ख़्याल नहीं रखते हैं। उनके हाल को देख कर के, उनके हुलिये को देख कर के भी अंदाज़ा होता है कि ये डिप्रेसिव मूड में हैं। और सफाई का वो ख़्याल नहीं रखते, नहाने का, कपड़े बदलने का, कंघा करने का उनका दिल नहीं चाहता। और इस तरह के जो भी उनके रूटीन के काम हैं उससे भी उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मिलना-जुलना, लोगों से बातचीत करना, इन सब चीज़ों से वो अवॉइड करने लगते हैं। तो एक शख़्स जो कि डिप्रेशन का सचमुच में मरीज़ होता है, उसके अंदर कुछ अलामात भी पाई जाती हैं, कुछ सिम्पटम्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसको डायग्नोज़ किया जाता है। उन सिम्पटम्स का उसके अंदर मुस्तकिल 15 से 20 दिन तक रहना ज़रूरी होता है। तब हम उसे कहते हैं कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है। अभी हम देखते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई सबब होता है। जब हमें रूट कॉज़ पता चल जाता है तो उस चीज़ को ट्रीट करना आसान हो जाता है। इसी तरह से डिप्रेशन के भी कुछ रूट कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि किसी भी शख़्स को डिप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम उन कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जो कि डिप्रेशन का सबब बनते हैं। उनमें पहले नंबर पर जो कॉज़ है हमारे पास वो है जेनेटिक। ऐसे लोग जो कि जेनेटिक मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं जिनके कि जीन्स के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उन्होंने डिप्रेशन के मर्ज़ को अपने वालिदैन से लिया होता है। जिन घरों में वालिदैन डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वहाँ पर बच्चों में भी अमूमन ये चीज़ देखने में आती है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब वो बार बार अपने वालिदैन के जुमले सुनते हैं, उनकी मायूसी वाली गुफ्तगू सुनते हैं, उस माहौल के अंदर रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ को नेगेटिव लिया जाता है, तो बच्चों के अंदर भी ये सिम्पटम्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं और उनका भी माइंडसेट ऐसा ही बन जाता है। वो और उन्होंने एक तो पहले जीन्स के ज़रिए उन्होंने रिसीव किया इस चीज़ को और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद उसके ऊपर जब उनको ऐसा हालात मिले, ऐसा माहौल मिला, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी आई तो उन्होंने मज़ीद इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और डिप्रेशन उनकी ज़िंदगी में एक तरह से उनका मुस्तकिल एक साथी बनता चला जाता है। तो हमें पहले इस चीज़ को समझना है कि जो डिप्रेशन के वो वाले कॉजेज़ हैं जो कि हमारे जिसकी वजह से जिसकी वजह जेनेटिक है, जीन्स की वजह से अगर कोई जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसकी भी हम हेल्प कर सकते हैं। अब मौजूदा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसमें उन चीज़ों को भी ट्रीट किया जा रहा है जो कि जीन्स में शामिल हैं, जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं। लेकिन अगर हम अपनी जीन्स की इंफॉर्मेशन को तब्दील कर दें तो हम उस मालूमात को तब्दील करने के बाद हमारे जीन्स जो हैं वो नई मालूमात के थ्रू काम करने लगेंगे। जो मैसेजेस वो नेगेटिव एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पहुंचा रहे थे, वही पॉजिटिव मैसेज जब हम उसको देना शुरू करेंगे दूसरा, तो न्यू पाथवे बनना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुतालिक एक पूरी वीडियो है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए हर उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है जो जेनेटिक हो, जीन्स की इंफॉर्मेशन को तब्दील करके। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास जो कॉज़ है वो है ट्रॉमा। अगर कोई अचानक किसी ट्रॉमा से गुजरता है, कोई अचानक हादसा हो जाता है, वो किसी तकलीफ़ में होता है, उसके फ़र्ज़ कर लें कि किसी की कोई हड्डी टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है या जिस्मानी तौर पर कहीं भी कोई चोट लगी है, उस जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से भी इंसान स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला जाता है। वो वक्ती तौर पर एक डिप्रेशन होता है जो कि ट्रॉमा की वजह से होता है। या किसी के फ़र्ज़ कर लें कि किसी के बहुत ही करीबी, किसी के वालिदैन हैं और बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ़ है, कोई अच्छा फ्रेंड है, किसी की अचानक सडन डेथ हो जाती है, उसको कोई हादसा पेश आ जाता है, वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वक्ती तौर पर होता है। ये वाला जो डिप्रेशन है ये वक्ती होता है और हालात के ठीक होने के बाद वो खुद ब खुद भी रिमूव हो जाता है। उसके लिए बाकायदा किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अमूमन ऐसा होता है। लेकिन अगर वो ख़ुद से रिमूव ना हो तो फिर उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसी साइकियाट्रिस्ट की। और अपना जो ट्रॉमा है वो उसने अगर हमने उसको इस तरह से रिसीव कर लिया है कि वो हमारे साथ ही रहने लग गया है, वो ट्रॉमा हमारे पास्ट की जो परेशानी है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो फिर हमें उसको भी रिमूव करना पड़ेगा।
اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اسٹریس ہے، اور اسٹریس کے بارے میں بھی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے، اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، جس میں اسٹریس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسٹریس کیا ہے اور کیسے ہماری زندگی کی پوری جو ہماری ایک باڈی ہے اس کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اسٹریس۔ اسٹریس جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے، ہماری جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں وہ جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں، ان کی بنیادی وجہ اسٹریس ہے۔ اگر ہم اسٹریس لینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، مینیج کرنا سیکھتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ تو ہم نہیں سکتے، اسٹریس بھی ہماری باڈی کا ایک نارمل رسپانس ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو اگر ہم مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم ہر وقت اسٹریس میں نہیں رہیں گے۔ جب کسی وقت ضرورت ہے اسٹریس کی، اس وقت تو ہمارے باڈی کا ایک نارمل فنومینا ہے کہ ہم کسی ایسے موقع پر جہاں ہماری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، ہم کچھ ٹائم کے لیے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو ہم چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حادثات کے لیے اسٹریس میں نہیں جائیں گے۔ اسٹریس جو ہے وہ مین ایک کاز ہے، اسٹریس آگے چل کر کے پھر ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے، اور ذہنی جو بھی بیماریاں ہیں، ہمارا ڈپریشن ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، جو بھی جسمانی انزائٹی ہے، جتنی بھی ہماری بیماریاں ہیں ان کا جو سبب ہے، اس کا جو پرائمری کاز ہے وہ اسٹریس ہی ہے۔ تو اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت حد تک اس بات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے بھی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے لیک آف سپورٹ، کہ وہ لوگ، وہ بچے جو کہ جن کو کہ سپورٹ نہیں کیا جاتا، ان کے والدین جو ہیں سپورٹنگ نہیں ہیں، ان کے جو انوائرمنٹ ہے ان کے ارد گرد کا وہ سپورٹیو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس چیز کو فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، اور ان کی جو ایک ماحول ہے وہ ویسا بن جاتا ہے ڈپریشن والا، ان کی کیفیت ذہنی ہر وقت وہ اداسی کی کیفیت میں رہنے لگ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر والدین کا رویہ بچپن میں بہت زیادہ سپورٹیو ہو، لونگ ہو، کیئرنگ ہو، وہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا جانتے ہوں، بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ان کو بات بات پر روکا ٹوکا نہ جاتا ہو، تو بچے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک اچھے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، تو ان کی ذہنی نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے بچپن میں، جو ہماری ایک ہمارا جو مطلب ایک تربیت ہے، تعلیم ہے، اس میں اگر سپورٹیو بیہیویئر ہے والدین کا، اساتذہ کا، ہمیں ایسے فرینڈز مل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک گروتھ ہے، مینٹل نشو و نما ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زندگی میں ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ بچپن کے یہ رویے جو ہوتے ہیں بڑے ہو کر کے بچوں میں ایک طرح کا لیک آف کانفیڈنس پیدا کر دیتے ہیں، ان کو اندر ایک ایک اکیلے پن کی، مایوسی کی سی کیفیت ان کے اوپر طاری رہنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ففتھ نمبر پر ہے لو سیلف اسٹیم۔ جب ہماری، اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، سیلف اسٹیم کا جو ویڈیو ہے اس میں اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف اسٹیم اگر لو ہوتی ہے تو اس کے کیا کازز ہوتے ہیں اور اس کے کیا ریزلٹ ہوتے ہیں۔ ایک لو سیلف اسٹیم کا بچہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ اس کا کانفیڈنس کم ہوتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، زندگی میں کچھ بڑا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، نئی اچیومنٹ، نئی کامیابیاں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جج کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ لوگوں سے کمتر سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ورتھ لیس ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے جو میں کر سکوں، تو اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے۔ تو لو سیلف اسٹیم جو ہے یہ ہمیشہ بچپن میں بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے، 6-7 سال کی، 8 سال کی ایج تک کے سیلف اسٹیم جو ہے بچے کی وہ بن چکی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق بچہ جو ہے وہ آگے چل کر کے پھر اس کو پرابلم کا فیس کرنی پڑتی ہے، کلاس میں وہ جواب نہیں دیتا، وہ اس کے کوئی جیسے کہ اسپیچ کرنی ہے، کسی گیم میں حصہ لینا ہے، اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، مہمانوں کے سامنے بات نہیں کرتا، اپنے گھر میں کوئی بھی بات ہوتی ہے وہاں پر وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک اکیلے پن کا شکار ہونے لگ جاتا ہے، دوست اس کے کم ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور جو انٹرنل کانفلکٹ ہوتے ہیں ہمارے، وہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہمارے پاس جو اس کا کاز ہے وہ ہے کانفلکٹ۔ انٹرنل کانفلکٹ بھی ہوتا ہے جب ہم کسی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ کام کریں یا نہیں کریں، فلاں جگہ ایڈمیشن لیں یا کسی اور جگہ ایڈمیشن لیں،
ये काम मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। इस तरह के जब हम कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होते हैं, हाँ और नहीं वाली कैफ़ियत होती है, जब हम किसी एक फ़ैसले पर नहीं पहुंच सकते, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है और हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन को क्रिएट करती हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ अगर लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लोग कहते हैं कि ये काम करो, वालिदैन कहते हैं कि फ़लाँ जगह पढ़ना है, तुम्हें मेडिकल पढ़ना है, बच्चे को शौक़ है कुछ और पढ़ने का, उसकी जो रुझान है वो है आर्ट्स की साइड पर, उसको मुसव्वरी, पेंटिंग, गुलकारी, इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी है, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसका मूड ही डिप्रेसिव होता है और वो मुसलसल एक उदासी की, मायूसी की सी कैफियत में रहता है। उसके रिलेशनशिप एंशियस हमेशा उसका मूड होगा और वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। लोगों से उसका राब्ता जो है वो कट जाता है। लोगों के साथ उसका जो एक बातचीत है वो कम हो जाती है, कम से कम तरी हो जाती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट तमाम चीज़ों से ख़त्म हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है उसके अंदर। तमाम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे वो, जिनमें पहले वो दिलचस्पी लिया करता था, उनसे उसका दिलचस्पी उसमें से ख़त्म हो जाती है। यदि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ में उनको दिलचस्पी होती है, किसी चीज़ में नहीं भी होती, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हर काम तो हर कोई शौक़ से नहीं करता, कोई काम शौक़ से करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उनकी ख़ास पहचान क्या होती है कि वो उन कामों को भी शौक़ से नहीं करते जिनको वो पहले शौक़ से किया करते थे। अपने आप में भी दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं, अपने गंदे रहने लगते हैं, बाल बनाना बंद कर देते हैं, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, बातचीत करना, लोगों में उठना बैठना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखने में आती हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक उनकी फ़ीलिंग है वो है गिल्ट की फ़ीलिंग और वर्थलेसनेस समझना। उनके अंदर कोई ना कोई माज़ी का कोई गिल्ट होता है, शर्मिंदगी का कोई एहसास होता है कि किसी काम को वो ठीक तरह से नहीं कर सके, उस पर वो शर्मिंदा होते रहते हैं। कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा लम्हा माज़ी का जो कि उनका कमज़ोर लम्हा है, जिसकी गिल्ट उनके ऊपर सवार रहता है और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं। उसकी वजह से वो अपने आप को वर्थलेस समझते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हैं तो हमारा ज़िंदगी से जो एक शौक़ है ज़िंदगी गुजारने का, वो हमारा ख़त्म हो जाता है, लगन ख़त्म हो जाती है और हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो अपने आप को वर्थलेस नहीं समझना है, बल्कि हमें अपनी वर्थ को समझना है, पहचानना है। उसके बाद उन लोगों का एनर्जी लेवल, जो डिप्रेशन में है, उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, थके मांदे से रहते हैं हमेशा। उनका पूरा दिन जो है वो सोते हुए, लेटे हुए गुजरता है और हर वक्त लम्हा वो थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत काम कर लिया तो उसकी वजह से थकन है, बल्कि वो अपने अंदर एनर्जी लेवल को कम महसूस करते हैं। उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है और वो, उनको बात करने में मुश्किल होती है, जुमले बनाने में मुश्किल होती है, डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। लोगों के सामने वो कोशिश करते हैं कि कम से कम तरीन जाएं और कम से कम बात करें लोगों से। भूख पर बहुत ज़्यादा उनकी फ़र्क पड़ता है। बाज़ लोगों की भूख बहुत कम हो जाती है और बाज़ लोगों की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों की भूख कम होती है उनका वेट भी रिड्यूस होने लगता है और जिनकी भूख ज़्यादा हो जाती है वो अमूमन ओवरवेट का शिकार होने लग जाते हैं। तो एपेटाइट के हवाले से चेंजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं डिप्रेशन के मरीज़ों में। तो ये वो कुछ अलामात हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज़ों में देखने में आती हैं कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है, फ़ैसला करने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है और वो मुख्तलिफ़ जो ज़िंदगी के उमूर हैं उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं। और उसकी वजह से उनके अंदर जो हमने देखा कि ब्रेन के अंदर भी उनकी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। उनके ब्रेन का जो एक पार्ट है, ग्रे मैटर जो है, वो श्रिंक होने लगता है। यानी कुछ चीज़ें तो हमें जिस्मानी तौर पर नज़र आती हैं, जिस्मानी सेहत में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। उनका वेट या तो रिड्यूस हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है और देखने से, उनके चलने फिरने से, उनके बैठने से एक डिप्रेशन उनके ज़ाहिर हो रहा होता है। उसके साथ साथ उनका जो फ़िज़िकल लेवल पर और ब्रेन के अंदर फ़िज़ियोलॉजिकल लेवल पर भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। उसमें जो तब्दीली ब्रेन के अंदर देखने में आती है वो तब्दीली है ग्रे मैटर उनका श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है। उसी की वजह से फिर उनकी डिसीजन पावर ख़त्म होती है, बात करने की सलाहियत ख़त्म होती है और वो सिम्टम्स उनकी जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। और जो उनका
एमिगडाला भी डिप्रेशन की वजह से श्रिंक हो जाता है, जो कि हमारी जज्बाती कैफियत की वजह से श्रिंक होता है। जब भी हम गुस्से का या किसी भी हवाले से अपने जज्बात का बहुत ज़्यादा इजहार करते हैं, फ़ौरी तौर पर हम जज्बाती हमारा रवैया होता है, इमोशनल बिहेवियर होता है, तो हमारा एमिगडाला जो है वो उसका साइज़ बड़ा होने लगता है। ये बादाम की शक्ल का एक छोटा सा हमारा पार्ट है ब्रेन का, जिसका काम हमारी इमोशनल कैफियत को कंट्रोल करना है। तो डिप्रेशन की वजह से हम जब बार बार उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हम मुस्तकिल उन्हीं कैफियत हमारे ऊपर वो सवार रहने लगती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान से समझना है कि जो सिम्टम्स हमने देखी हैं, ये सिम्टम्स कम से कम 15-20 दिन किसी शख्स के ऊपर रहती हैं, तब हम उसे डिप्रेशन का मरीज़ करार देते हैं। उसकी बाकायदा टेस्ट किया जाता है, मुख्तलिफ उसके टेस्ट स्केल्स होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि कोई शख्स वाकई डिप्रेशन का मरीज़ है। तो प्लीज़ मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी शख्स को देखकर उसको लेबल ना करें कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है, जब तक उसके अंदर ये अलामात इस तरह से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उसके अंदर ना हो, जो मुस्तकिल रहें। अगर 2-3 दिन कोई थोड़ा सा उदासी की कैफियत में चला जाता है किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी हादसे की वजह से, तो वो डिप्रेशन का मरीज़ नहीं है। उसको जब हम बार बार बोलते हैं, लेबल करते हैं, तो वो फिर उन कैफियत में रहने लग जाता है और अपने आप को वाकई डिप्रेशन का मरीज़ समझने लगता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी में डिप्रेशन के मरीज़ों में इजाफ़ा करते हैं, जब हम बग़ैर सोचे समझे किसी भी शख्स को लेबल करना शुरू कर देते हैं या अपने आप को लेबल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे बहुत डिटेल के साथ। बहुत बहुत आप सबका इतनी देर साथ रहने के लिए, वो तमाम लोग जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपनी जो ख़यालात हैं उनसे हमें आगाह करते हैं, उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम इस तरह से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। डिप्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आती हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन तब्दीलियों को हम बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। और जब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो, उसे बहुत आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है।